Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing good in your studies. So today's topic of discussion is transport across membrane. So let's start with the topic. Uh, we know that biomembrane regulates the transport across the cellular boundaries. ठीक है, बट सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोर्ट आखिर क्यों हो रहा है मेम्ब्रेन के अक्रॉस और किन मॉलिक्यूल्स का या किस सब्सटेंस का हो रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए फूड लेना पड़ता है, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, ऐसी हमारी जो सेल्स है वो भी एक लिविंग एंटाइटी है। तो सेल्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए बाहर से रॉ मटेरियल्स लेने पड़ते हैं, और इन रिटर्न क्या होता है, जब वो अपने उनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है, मेटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर वो वेस्ट मटेरियल है तो उन्हें सेल से बाहर निकालना जरूरी है, और अगर वो उनके लिए यूजफुल है तो ऑब्वियसली दे विल कीप इट इनसाइड। सो ट्रांसपोर्ट किन चीजों का होता है? सबसे पहली बात कि ऑल सेल्स टू ग्रो and function take up and turn out material through cell membrane। ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन से मटेरियल है वो जिनको वो लेते हैं? तो मटेरियल्स दैट आर टेकन अप फ्रॉम द एनवायरनमेंट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, रॉ मटेरियल में क्या हो सकता है आपका? फूड स्टफ हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन हो सकती है, वाटर हो सकता है, और क्या हो सकता है? सॉल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंस भी होते हैं, लाइक हॉर्मोन्स, जिन्हें सेल्स अपने एनवायरनमेंट से पिक करती हैं, या कुछ विटामिन्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स भी हो सकते हैं। इट में डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। क्लियर? तो सबसे पहली चीज, हम किस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? विच एनवायरनमेंट? देखो, अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है तो एनवायरनमेंट क्या होगा? एनवायरनमेंट होगा आउटर वर्ल्ड। किसके लिए? फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तब क्या होगा हमारा एनवायरनमेंट? हमारा एनवायरनमेंट हो सकता है नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग सेल्स और बॉडी फ्लूइड। कब? इफ सेल्स आर मल्टीसेल्युलर। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है? इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि हम किस सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई ठीक है, रॉ मटेरियल ले लिया, रेगुलेटरी सब्सटेंस ले लिया, कौन से सब्सटेंसेस जो सेल से बाहर निकलेंगे? सब सेल से बाहर क्या निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हो सकता है। कुछ सिक्रीशंस हो सकते हैं, सिक्रीशंस जो कि सेल्स अपने एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में बाहर सिक्रीट करेगी। अब एनवायरनमेंट क्या है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वेरी करेगा। और क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सेल रेस्पिरेशन कर रही है, ब्रीदिंग कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आउट जाएगा। तो इस तरीके से कुछ जरूरी चीजों का इंटेक किया जाता है और कुछ वेस्ट और हार्मफुल चीजों को अपनी बॉडी से सेल बाहर निकालती है। ठीक है, नाउ हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। व्हाट डज इट मीन? कि ये कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स और आयंस को ही अपने अक्रॉस पास होने देती है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इट अलाउ ओनली selected
molecules or ions to enter or leave the cell। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि इस सेमी परमेबिलिटी का क्या यूज है, क्यों वो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने दे रही है या अपने अंदर से बाहर जाने दे रही है। तो इसका आंसर है कि ये चीज अगर ना हो, ठीक है, तो हमारी सेल होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाएगी। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस वो इन्वायरमेंट है जो लिविंग रिएक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करा रहा है सेल के अंदर। पीएच हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, एनी कंसंट्रेशन हो सकती है। क्योंकि अगर ये सेलेक्टिवली परमेबल नहीं होगी तो हाउ कैन वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड द सेल्स इंटीरियर? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सेल का जो इंटीरियर है वो अपने आउटर एनवायरनमेंट से डिफरेंट है, कैसे वो अपनी यूनिकनेस को मेंटेन कर रही है? तो हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन की सेमी परमेबिलिटी है या जो उसका सेमी परमेबल नेचर है, ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है सेल के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में। ठीक है, तो वो सेल की बात करें या सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें, देखो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। जिस तरह सेल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, ऑर्गेनेलीज भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, प्लास्टिड्स हैं, लाइक। ठीक है, तो semi permeability of the membrane plays an important role to maintain the integrity or the maintain the individuality of a cell। ठीक है, by maintaining the homeostasis। कौन सी रिएक्शन किस पीएच पे होनी है, किस ऑर्गेनेली में होनी है, तो वो सारा काम मेम्ब्रेन संभाल रही है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि सेमी परमेबिलिटी का क्या एडवांटेज है हमारी सेल के लिए। क्लियर? नाउ ये तो बात हो गई कि भाई सेल के अक्रॉस, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट क्यों करवा रहे हैं, किन मॉलिक्यूल्स का करवा रहे हैं। नाउ बात करते हैं कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कितने टाइप का होता है। तो ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दो पार्ट्स हैं आपके, एक तो है फिजिकल प्रोसेस और दूसरी है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस को हम पैसिव प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, पैसिव मतलब यहाँ पर पैसिव वर्ड का मतलब ये है कि इन प्रोसेसेस में हमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं देना है एनर्जी का। सेल मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा वो अपने उनकी ओन कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, नेचुरल फिनोमेना होगा ये। ठीक है, तो ये एक पैसिव प्रोसेस होती है। और फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये भी है कि मॉलिक्यूल्स अपनी ओन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। इसमें आपकी मेम्ब्रेन या उसका जो स्ट्रक्चर मतलब लिपिड्स है या प्रोटीन्स है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इट इज टोटली अ फिजिकल फिनोमेना, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फिजिकल प्रोसेस। एट द अदर एंड जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको हम बायोलॉजिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जिन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हम करवा रहे हैं वहां पर मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स या मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स इनकॉर्पोरेटेड है, बाइलेयर है, वो डायरेक्टली एक रोल प्ले करती है इनके ट्रांसपोर्टेशन में। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगेन फिजिकल प्रोसेस आप यहाँ पर पढ़ोगे दो टाइप की, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो आप पढ़ोगे वो भी दो हैं, ट्रांसपोर्ट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, फ्लूइड ड्रॉपलेट्स एंड लार्ज पार्टिकल्स। पहले केस में जैसे कि नाम से क्लियर है, प्रोटीन्स डायरेक्टली एक रोल प्ले कर रही है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में, जबकि सेकेंड वाले केस में हमारी जो लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन्स दोनों मिल करके एक रोल प्ले करते हैं मॉलिक्यूल्स को इंटरनलाइज करने में। इसको डिटेल में हम बात करेंगे जब हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है क्रॉस द मेम्ब्रेन वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। आई होप नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू कि हम फिजिकल को फिजिकल क्यों कह रहे हैं, बायोलॉजिकल को बायोलॉजिकल क्यों नाम दे रहे हैं। तो आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन तो आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, बेसिक लॉ है फिजिक्स का। क्या होता है इसमें कि लिक्विड्स में और गैसेस में जहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, वहां पर बेसिकली ये प्रोसेस होती है। और होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं
टेंडेंसी होती है हमें मूव करने की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ अमाउंट काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल अपनी एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं, जैसे मैं एरो बना रही हूँ आप देखो, तो जब ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से टकराएंगे, कोलिजन होगा, कोलिजन से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी और उसके बाद इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। मे बी टकराने के बाद ये इधर मूव कर जाए, ये इधर मूव कर जाए, ये इधर मूव कर जाए, लाइक दिस, ये इधर मूव कर जाए। ठीक है, तो इस तरह के रैंडम मोशंस होते रहते हैं इन द लिक्विड्स और इन द गैसेस, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है मूव करने के लिए। इस मूवमेंट को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। और इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सोल्यूट के हों और सॉल्वेंट के, मार्क माय वर्ड, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, चाहे सोल्यूट हो, यहाँ पर वाटर को मैंने पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं दिखाया है, बट यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं जो इनसे टकराएंगे। ठीक है, तो आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों में ही ये रैंडम मोशंस होते हैं। रैंडम मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। ठीक है, और इसकी वजह से डिफ्यूजन होता है। सिंपल से एग्जांपल आपने पहले भी पढ़े होंगे कि भाई एक परफ्यूम की बोतल अगर आप एक रूम के किसी कोने में ओपन करते हैं तो फ्रेग्रेंस विद इन सेकंड पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहां पर आप खड़े थे, आपने स्प्रे किया परफ्यूम का, तो वहां कंसंट्रेशन उन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है और उसके दूसरे रूम के दूसरे एंड पर कंसंट्रेशन कम है। मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की, तो मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। या अगर मैं एक लिक्विड की बात करूं, पानी का एक मतलब टब में आप पानी भर लीजिए, उसमें इंक की कुछ ड्रॉपलेट्स डाल दीजिए, तो जहां इंक की ड्रॉपलेट गिरेंगी वहां पे बहुत डार्क ब्लू कलर होगा, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद क्या होगा, वो डार्क कलर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कुछ पूरा पानी आपको हल्का ब्लूइश कलर का दिखाई पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ डिफ्यूजन। ठीक है, तो अगर मैं फिजिक्स के टर्म में बात करूं, तो फिजिक्स के टर्म में मैं क्या डेफिनेशन दे सकती हूँ डिफ्यूजन की? इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस में सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। डिफ्यूजन दोनों ही मॉलिक्यूल्स मतलब डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, टू यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन अ मीडियम बाय रैंडम मूवमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इस रैंडम मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? रैंडम मूवमेंट इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ऑफ इट्स पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जिसका भी ये बना हुआ है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन। इट्स माने इन मॉलिक्यूल्स और आयंस की, इन पार्टिकल्स की, जो भी सब्सटेंस डिफ्यूज हो रहा है, अगर वो सॉल्वेंट है तो हम सॉल्वेंट की बात करेंगे, अगर वो सोल्यूट है तो हम सोल्यूट की बात करेंगे। तो जो भी डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपने उस रीजन में जाने की कोशिश करेंगे जहां पर उनकी लोअर कंसंट्रेशन है, बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, जो कि उनके मॉलिक्यूल्स में बिल्ट है। ठीक है, जो उन्हें मिल रही है कोलिजन से। तो ये तो फिजिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है भाई, डिफ्यूजन समझ में आ गया कि परफ्यूम स्प्रेड हो जाता है, खुशबू फैल जाती है, इनकी ड्रॉपलेट्स भी मिल जाती हैं, पानी ब्लू हो जाता है, डिफ्यूजन हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं एक सेल की, हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। माय क्वेश्चन इज, क्या सेल के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन होता है? क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है यस। कैसे होता है, अब आप इसको ये एक्सपेरिमेंट में देखो। ठीक है, ये मैं इसको ए मार्क कर दे रही हूँ, इसको बी, इसको सी। तो बी वाले बीकर में आप देखो, यहाँ पर दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ वही सेमी सेमी बीकर है, कुछ टाइम बाद की रिएक्शन दूसरे बीकर में दिखा रखी है मैंने। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने एक बीकर में लगाया, उसके एक पार्ट में मान लीजिए ये एक्स पार्ट है और ये वाई पार्ट है, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स पार्ट में मैंने भरा है सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, और सॉल्ट सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? ऑलमोस्ट 15%। ठीक है, तो ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं और जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं वो वाटर के पार्टिकल्स हैं। क्लियर? वाई चैम्बर में मैंने, वाई पार्टीशन जो था वहां पर मैंने प्योर वाटर भरा हुआ है, इसको मैं कहूंगी प्योर वाटर।
तो मैंने एक सॉल्ट सोल्यूशन को एक प्योर वाटर से सेपरेट कर दिया थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। व्हाट विल हैपन? अब होगा क्या? अब यहाँ पर होगा डिफ्यूजन, क्योंकि सॉल्ट पार्टिकल भी बहुत टाइनी है एंड दे कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन इजिली। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट पार्टिकल हैं ये इस मेम्ब्रेन से इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस चैम्बर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्ट बिल्कुल नहीं है। तो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स की या सॉल्ट के जो आयंस हैं उनकी टेंडेंसी होगी अपनी हायर कंसंट्रेशन से, जो कि किसमें है? एक्स कंपार्टमेंट में, वहां से वाई की तरफ आने की, जहां पर इनकी कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है। क्लियर? दूसरी तरफ क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये वाई से एक्स की तरफ जाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये वाई से एक्स की तरफ जाएंगे क्योंकि वाई चैम्बर में या वाई कंपार्टमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कंपार्टमेंट एक्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होगी अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन के तरफ मूव करने की। ठीक है, तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा सॉल्ट पार्टिकल का एक्स से वाई की तरफ और वाटर का वाई से एक्स की तरफ, और ये मूवमेंट चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि, नाउ कम टू द बिकर सी, जब तक कि दोनों तरफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। वाटर और सॉल्ट जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो इक्वल कंसंट्रेशन में ना आ जाए। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? कि अब आफ्टर सम टाइम, इसको मैं मार्क कर सकती हूँ, आफ्टर some time, what will happen? Equal concentration in both the compartments, equal concentration of what? Salt solution की। ठीक है, तो अब इस स्टेज पर क्या होगा? जब यहाँ पर दोनों जगह कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, उस समय क्या मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा? क्या कोई भी मूवमेंट नहीं होगा इसके अक्रॉस, मेम्ब्रेन के अक्रॉस? तो आंसर है नो, इसके अक्रॉस मूवमेंट अभी भी होगा, लेकिन अब वाटर का मूवमेंट होगा एक्स से वाई की तरफ और वाई से एक्स की तरफ। जितना वाटर एक्स से वाई में जाएगा, जितना वाटर, एक मिनट, जितना वाटर एक्स कंपार्टमेंट से वाई में एंटर करेगा उतना ही वाई से एक्स में आ जाएगा, और एक ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मींस इट इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल रेट पर आ जाती है, यानी रेट ऑफ जो मूवमेंट है वो दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो डिफ्यूजन में आप बेसिकली ध्यान देना, बी वाले चैम्बर में वाटर का लेवल और सी वाले चैम्बर में वाटर का लेवल, क्या इनके लेवल में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है? नहीं हुआ। ठीक है, तो डिफ्यूजन में कोई भी लेवल में चेंज नहीं हुआ, बट दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ये ध्यान देना, डिफ्यूजन में वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ। बी में देख लो और सी में देख लो, देयर इज नो चेंज। तो भाई इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि भाई मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब मेम्ब्रेन अगर परमेबल है, परमेबल मतलब सभी तरीके के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने दे रही है, तो सारे ही मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उससे पास हो जाएंगे। बट जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो अपने अंदर से केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? इफ मॉलिक्यूल्स जिनको डिफ्यूज होना है, ठीक है, आर लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, तो वी कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू लिपिड बाइलेयर, क्योंकि वो लिपिड में डिसॉल्व हो सकते हैं, लिपिड को क्रॉस कर सकते हैं, लिपिड से इंटरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर वो वाटर सॉल्युबल है, इफ मॉलिक्यूल्स
to be diffused are water soluble. Then वो कैसे मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे? पास थ्रू प्रोटीन चैनल्स, जो मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, जो चैनल बनाती हैं, टनल बनाती हैं, ठीक है, उनके थ्रू ये पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई ये बात भी समझ में आ गई। वाटर सॉल्युबल है तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू क्रॉस हो जाएगा, लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड बाइलेयर से निकल जाएगा। और इन बोथ द केसेस जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट will always occur down their concentration gradient, और इसको हम बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट। कहीं कहीं पर आपको ये वर्ड भी लिखा हुआ मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड पहले तो ये समझो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है। Concentration gradient is nothing but the difference in the concentration of the material on the two sides of a membrane। जैसे कि अभी ऊपर वाले फिगर में आप देखो, जैसे ये सपोज ये मेम्ब्रेन थी, इस मेम्ब्रेन के लेफ्ट साइड में एक्स चैम्बर में क्या था, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, वाई में बिल्कुल नेग्लिजिबल था। तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स एक्स से वाई की तरफ मूव कर गए, हम कहेंगे इसे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ज्यादा से कम की तरफ, डाउन हिल मूवमेंट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा मतलब ऐसे समझो कि एक चैम्बर में या एक रूम में बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, मतलब 5 लोगों की जगह 10 लोग हैं, तो टेंडेंसी क्या होगी, बाहर की तरफ अपने आप रैंडम पुश लगेगा, जैसे गेट ओपन होगा हम सब बाहर निकल जाएंगे ताकि हम सांस ले सके, हम सफोकेट ना हो। तो ऐसे समझ लो आप कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, तो इनकी नेचुरल टेंडेंसी है ये कहाँ जाएंगे, जहां इनकी कंसंट्रेशन कम है, ताकि ये सफोकेट ना हो, ये सांस ले सके। ठीक है, जस्ट मैं पर्सोनिफाइड कर रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो भाई ये तो बात हो गई, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी समझ में आ गया। तो अब हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन को कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर लिविंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो दोनों ही चीजें आ गई, ठीक है, हम किसी एक की बात नहीं करेंगे। solute or solvent molecules through a semi-permeable membrane separating two fluids having the same hydrostatic pressure but different concentration of solute। ठीक है, solute की concentration दोनों तरफ अलग होगी तभी movement होगा, चाहे solvent का या solute का। ठीक है, और we can say a substance diffuses down the concentration ग्रेडियंट। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑप्शंस मिल जाएंगे, सोल्यूट का मूवमेंट, सोल्यूट का सॉल्वेंट का मूवमेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट। ठीक है, सेल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब बाहर और अंदर जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, प्रेशर गड़बड़ होगा तो ऑब्वियसली मूवमेंट या डिफ्यूजन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन इन केस ऑफ लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो हमने पढ़ा वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्रॉस हो जाते हैं और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी क्रॉस हो जाते हैं, क्रॉस द मेम्ब्रेन डिफ्यूज हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स? अगर मॉलिक्यूल चार्ज्ड है, आयंस हैं, तब इनका डिफ्यूजन कैसे होगा? तो आयंस का डिफ्यूजन जो होता है वो उनके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, माने कोई आयन बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, तो ऑब्वियसली अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये जो चार्ज में डिफरेंस आ रहा है बाहर और अंदर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो व्हाट आई कैन राइट हियर, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स और आयंस, डिफ्यूजन of charged molecules or ions always occur down their
इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट? आई कैन राइट electrochemical gradient is difference of electrical charges between the two sides of a membrane. क्लियर? तो चार्ज मॉलिक्यूल से आयंस का जो डिफ्यूजन होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा, डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अगर गैसेस की बात करें, गैसेस का डिफ्यूजन कैसे होगा? तो गैसेस विल डिफ्यूज ऑलवेज डाउन देयर प्रेशर ग्रेडियंट। गैसेस का प्रेशर जहां पर ज्यादा है वहां से वो अपने कम प्रेशर की तरफ मूव कर जाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन में होता है, लंग्स में जो ब्रीदिंग प्रोसेस अगर आपने पढ़ी है तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि नेट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस always occurs down their pressure gradient। यही आपके नीट के क्वेश्चन हैं, सीधा सीधा पूछ लेगा, इसमें कुछ भी घुमाने जैसा है नहीं। घुमाएगा आपको कहां पर? जब डिफ्यूजन की बात करेगा, सोल्यूट का होगा, सॉल्वेंट का होगा, दोनों का होगा, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो ये आपको थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि डिफ्यूजन दोनों ही मॉलिक्यूल्स का होता है। और बीकर का एग्जाम्पल मैंने देके बताया ना कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम दोनों तरफ सेम ही रहेगा, कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो बात हो गई डिफ्यूजन क्या है, कैसे हो रहा है। नाउ शॉर्ट में बता देती हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करते हैं। एक्चुअली मेरा एक वीडियो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, तो वहां पर मैंने इन प्रोसेसेस को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उन वीडियोस का। तो अगर डिटेल में अगर आपको डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इनके बारे में पढ़ना है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सारी टर्म्स मैंने वहाँ डिफाइन की है, तो आप वहाँ जाके आसानी से उसको पढ़ सकते हो। तो शॉर्ट में जल्दी से बताते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करते हैं। डिफ्यूजन को मैं कैपिटल डी से डिनोट करूंगी यहाँ पे, ठीक है, डी फॉर डिफ्यूजन। Diffusion is directly proportional to the concentration of diffusing molecule। सिंपल है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना तेजी के साथ डिफ्यूजन होगा। ठीक है, नो डाउट। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ मीडियम। जैसे जैसे हम मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, इजिली डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, diffusion is directly proportional to the cross sectional area of the diffusion pathway। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वो एरिया जहां से डिफ्यूज हो रहा है, नैरो है, वाइड है, कितना बड़ा है, बड़ा है तो ऑब्वियसली ज्यादा डिफ्यूजन जल्दी होगा। डिफ्यूजन पाथवे अगर नैरो है तो डिफ्यूजन में टाइम लगेगा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात होगी। दो फैक्टर्स है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल। देखो सीधी सी बात है, हल्का मॉलिक्यूल होगा इजीली डिफ्यूज होगा, भारी मॉलिक्यूल होगा डिफ्यूज होने में टाइम लेगा, होगा डिफ्यूजन बट टाइम टेकिंग होगा। सिंपल है, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, सीधा एक कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन है कि भाई भारी चीजें तो धीरे चलेगी, हल्की चीजें तो तेज चलेगी। एंड डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ओवर which molecules are to be diffused। कितना लंबा पाथ वो तय कर रहे हैं, जितना लंबा पाथ होगा डिफ्यूजन में उतना ही टाइम लगेगा। छोटे एरिया में जल्दी होगा, बड़े एरिया में टाइम टेकिंग होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन पे सीधा सीधा अफेक्ट डालते हैं। बट एक फैक्टर ऐसा है जहां पे इंडिपेंडेंस होती है डिफ्यूजन की,
वो क्या है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है फॉर नीट के लिए, आप ध्यान से पढ़ो इसको। डिफ्यूजन किस चीज से इंडिपेंडेंट है? मीडियम में अगर दो सब्सटेंस है, दोनों का डिफ्यूजन हो रहा है, तो वो इंडिपेंडेंटली होगा। कब तक? जब तक कि वो दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरा प्रोडक्ट ना बना ले। मतलब अगर वो दोनों सब्सटेंस इनर्ट हैं, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन दोनों का डिफ्यूजन इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे के डिफ्यूजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Diffusion of one substance is independent of the diffusion of the another substance in the same medium, provided they do not react. Important. क्लियर? चलो बहुत बात हो गई डिफ्यूजन की। लास्ट पॉइंट इज कि डिफ्यूजन हम इतना पढ़ रहे हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिविंग सिस्टम में इसका यूज क्या है, कहाँ पर हो रहा है एग्जैक्टली डिफ्यूजन, कहाँ इसका क्या रोल है? अगेन ये 4-5 पॉइंट सबके सब इम्पोर्टेंट हैं, पहले से लिख के रखें, जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिफ्यूजन का पहला रोल, सेल मटेरियल बाहर से ले रही है और मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल रही है, तो ये सब डिफ्यूजन के थ्रू ही हो रहा है। पहली चीज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो होता है गैसेस का, चाहे एनिमल्स में हो या प्लांट्स में हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, ये सब डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। थर्ड, साइटोप्लाज्म के अंदर सोल्यूट और आयंस और जो कुछ भी है उसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन कराना, वो भी डिफ्यूजन की वजह से ही पॉसिबल है। साइटोप्लाज्म सेल क्या है? चैम्बर, एक जगह पर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो रिएक्शन कैसे होगी? तो साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होते रहते हैं और वो मॉलिक्यूल्स को आगे स्प्रेड करा के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा देता है। इसके बाद डिफ्यूजन का यूज है ट्रांसपायरेशन में। ट्रांसपायरेशन एक नेसेसरी इवल है प्लांट्स के लिए, वाटर का इवेपोरेट होना स्टोमेटा के थ्रू, ये भी मेरा वीडियो बना हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड फ्लावर की फ्रेग्रेंस का स्प्रेड होना इन द एयर टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ओनली। तो डिफ्यूजन आई होप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आया होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे परफॉर्म होता है ये समझ आया होगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑस्मोसिस। देखो भाई, डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था? लेवल सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। ऑस्मोसिस में वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो। ऑस्मोसिस बेसिकली है क्या? ऑस्मोसिस भी जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल फिनोमेना है ना। और यहाँ पर डिफ्यूजन से डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होता है, सॉल्यूट मूव नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हम उन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो साइज में इतने बड़े हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारे सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। कैसे? देखो, ये है चैम्बर, बीकर ए, ये बी पोजीशन, ठीक है, सेम ही बीकर है ये। यहाँ पर इसके एक्स पार्ट है, ये वाई पार्ट है, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स में मैंने भरा हुआ है सुगर सोल्यूशन, सुगर सोल्यूशन, ये है आपका शुगर सोल्यूशन 15%। ये है प्योर वाटर, या जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। प्योर वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, और लिविंग सिस्टम में वाटर ही है जो बेस बनाता है, सारी रिएक्शंस वहीं पर हो रही हैं। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक्स कंपार्टमेंट में कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन भरा हुआ है, और शुगर के पार्टिकल्स आप देखो इतने बिग साइज के हैं कि ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बट अब होगा क्या, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये वाटर को इधर ड्रैग करेगा अपनी तरफ। ठीक है, वाटर इधर से इधर ड्रैग होगा। बी वाले पार्ट में देखो वाटर का, यहाँ देखो ये मूवमेंट वाटर का इधर से इधर स्टार्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वाटर का लेवल एक्स कंपार्टमेंट में बढ़ जाएगा, वाई कंपार्टमेंट में रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पर ये x से y में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, y से x में वाटर का मूवमेंट हुआ। एक लेवल के बाद अब क्या होगा, वाटर का आना इधर रुक जाएगा y से x की तरफ, क्योंकि ये जो कॉलम है ये इस मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगाएगा और वाटर को रोकने की कोशिश करेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसका जो कॉलम का राइज अप है ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड इट्स लोअर कंसंट्रेशन। या अगर मैं सॉल्यूट के टर्म में बात करूं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यही ऑप्शंस आपको नीट के एग्जाम में मिलते हैं। ऑप्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है, पिक्चर अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, कम से ज्यादा की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट, या सॉल्वेंट के टर्म में बात करें तो सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। और मूवमेंट किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। यहाँ पर वाटर लेवल भी चेंज हो जाएगा, यानी वॉल्यूम भी दोनों सोल्यूशन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? इट इज डिफाइंड एज डिफ्यूजन ऑफ वाटर और diffusion of water or solvent through a semi-permeable membrane from a solution of lower concentration of solute or higher concentration of solvent। इसको मैं लिख सकती हूँ, और higher concentration of solvent to a solution of higher concentration of solute or lower concentration of solvent। ठीक है, टू विच द मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली इम्परमेबल। इम्परमेबल किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। जब आप सॉल्यूट के टर्म में बात करेंगे तो मेम्ब्रेन को इम्परमेबल लिखेंगे, लेकिन जब सॉल्वेंट के टर्म में बात करेंगे तो हम मेम्ब्रेन को परमेबल लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर सॉल्वेंट के टर्म में बात करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? टू विच द मेम्ब्रेन इज परमेबल, सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, आई होप ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। Now, what are osmotically active solution? ऐसे सोल्यूशन जो वाटर को ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ, जैसे कि यहाँ पर सुगर सोल्यूशन था। दिस सुगर सोल्यूशन इज ऑस्मोटिकली एक्टिव। ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये वाटर को ड्रैग कर रहा है अपनी तरफ, इसलिए हम इसे कहेंगे ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरह हमारी जो सेल्स होती है वो एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सिस्टम बनाती हैं, क्योंकि ये वाटर को ड्रैग करती हैं अपनी तरफ। तो सेल के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, वाटर ड्रैग होगा या नहीं होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो ये जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, ये इसकी टोनिसिटी के टर्म में डिफाइन किया जाता है। कैसे? पहले तो टोनिसिटी क्या होती है? द ऑस्मोटिक प्रेशर और द टेंशन ऑफ ए सोल्यूशन डेवलप्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन इट। मतलब टोनिसिटी, सेल के बाहर अगर हम बात करें तो जो भी वाटर में डिजोल्व मॉलिक्यूल्स आयंस हैं, उनका प्रेशर है, उनका टेंशन क्या है, वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं, पानी दे सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं टोनिसिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोनिसिटी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो तीन टाइप का होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? इन रेस्पेक्ट टू द सेल साइटोप्लाज्म। सेल साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो तीन तरीके का हो सकता है। हाइपोटोनिक, अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कैसा होता है? हाइपो माने कम, टोनी माने टोनिसिटी से मतलब है यहाँ पर। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपकी जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके? विद, वेट अ मिनट, विद रिस्पेक्ट टू सेल इंटीरियर। आइसोटोनिक, आइसो माने इक्वल, तो यहां पर क्या होगा? इक्वल सोल्यूट कंसंट्रेशन, सेम सेंटेंस आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू सेल इंटीरियर। और हाइपर माने
मैक्सिमम या बहुत ज्यादा होना, तो हायर solute concentration with respect to cell interior। ठीक है, अब एक जो सेल है, सेल सर्वाइव इन आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, सेल यहाँ पर तो सरवाइव करती है, मगर हाइपो या हाइपरटोनिक में सेल सरवाइव नहीं कर पाती। क्यों? अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो क्या होगा? हाइपोटोनिक माने लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, ये सेल के अंदर से ये सेल को वाटर दे देगा। सेल का जो इंटीरियर है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो सेल एक ऑस्मोटिकली एक्टिव इन्वायरमेंट है, वाटर को अपनी तरफ ड्रैग करेगी और सेल क्या करेगी? स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। और उससे क्या होगा? अगर एनिमल सेल है तो बर्स्ट हो जाएगी। प्लांट सेल में बर्स्टिंग के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वहां पर सेल वॉल होती है, उसको सपोर्ट करती है, थिक थिक सेल वॉल होती है। लेकिन एनिमल सेल तो बर्स्ट हो जाएगी, जैसे कि रेजिन्स होते हैं, किशमिश, जब आप पानी में डालते हो स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि किशमिश के अंदर हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है, पानी क्या है? बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो किशमिश पानी को ड्रैग करेगी अपनी तरफ और इसलिए वो स्वेल कर जाती है। बिल्कुल यही चीज सेल के साथ होती है। ठीक है, एनिमल सेल में बर्स्ट और swell in hypotonic environment। ठीक है, और हाइपर में क्या होगा? हाइपर में श्रिंक कर जाएगी, पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का सिस्टम ऑस्मोटिकली एक्टिव है, वो क्या करेगा? वाटर को ड्रैग कर लेगा अपनी तरफ, तो सेल के अंदर से सारा पानी निकल के बाहर आ जाएगा, सेल क्या होगी? श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, एन एनिमल सेल may shrink in hypertonic environment। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सेल की सराउंडिंग की टोनिसिटी क्या है, उस हिसाब से सेल सरवाइव करती है। ठीक है, और यही वजह है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो कि हाइपोटोनिक फ्रेश वाटर में या हाइपरटोनिक मरीन वाटर में रहते हैं, वो कुछ स्पेशल अडेप्टेशन डेवलप करते हैं एडवर्स सिचुएशन को फेस करने के लिए। स्वेलिंग ना हो, बस्टिंग ना हो, समझ में आ रहा है? तो उन दोनों, बस्टिंग ना हो, स्वेलिंग ना हो, श्रिंकेज ना हो, तीनों चीजों से कोप करने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ अडेप्टेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है मैंने आरबीसी के लिए। अगेन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आरबीसी के लिए, क्योंकि अब हम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आरबीसी से स्टडी कर रहे थे, कि आरबीसी के लिए आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कौन से सॉल्यूशन होंगे? तो सॉल्ट और शुगर दोनों के केस में मैंने बात की है। सॉल्ट के केस में 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन आइसोटोनिक है, इससे कम हो जाएगा तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, आपको बस जो मेन आइसोटोनिक कंडीशन है ना वो याद रखनी है। परसेंटेज ऊपर नीचे दी जा सकती है, अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा, और आइसोटोनिक का याद रखो। 5% ग्लूकोज सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है, इससे कम अगर कंसेंट्रेशन है तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, और इससे ज्यादा है तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ अगेन, ऑस्मोसिस का रोल क्या है हमारे लिविंग सिस्टम में? इतना सारा हमने सब कुछ पढ़ लिया ऑस्मोसिस के बारे में, बट लिविंग सिस्टम में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो कंट्रीब्यूशन है, रूट्स जो होते हैं वाटर एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर एब्जॉर्प्शन का वीडियो बना हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सेल टू सेल जो मूवमेंट होता है वाटर का, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। सीड्स की जब हम सॉइल में डालते हैं तो सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है, सीड्स पहले स्वेल करते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक एंट्री होती है वाटर की, तो ये जर्मिनेशन में उसको हेल्प करता है ना। और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सीड्स और स्पोर्स का, वो उसको फ्रॉस्ट में सरवाइव करने में हेल्प करता है। नहीं तो जैसे फ्रॉस्ट को पाला, फ्रॉस्ट माने पाला जब पड़ता है तो
क्या होता है, प्लांट्स डेड हो जाते हैं विंटर्स में, आपने देखा होगा, लेकिन स्पोर्स और सीड्स बचे रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। So this is all about osmosis and diffusion, or we can say the physical processes of transport across the membrane. अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की। तो जब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड थैंक यू।